चलिए स्टूडेंट्स, हमारे इस 11 क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। इसमें एक ये सिस्टम है आपके पास जिसमें एक ये मासलेस रॉड है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ मासलेस रॉड, मासलेस रॉड। और ये एक हमारा वायर है, ठीक है ना, जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट के आपको दिया हुआ है। और ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से वायर सस्पेंडेड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग रोटेट करके रिलीज़ करते हैं, थीटा नॉट इसको रोटेट करके रिलीज़ करते हैं। और जब ये वापस अपनी इसी पोजीशन में रिस्टोर होगा तब हमें इसमें रॉड में टेंशन बताना है, ठीक है। स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका टॉप व्यू देखिए। टॉप व्यू यानी कि इसे ऊपर से देखिए। तो ऊपर से देखेंगे तो मैं यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर से देखने में हमें ये इनिशियली ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये हमारे दोनों मास पार्टिकल और ये है सेंटर। और जब हम इसे रोटेट कर देंगे थीटा नॉट तब हमें ये ऐसे दिखाई देगा स्टूडेंट। तब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें ऐसे दिखाई देगा। अभी हमने इसको थीटा नॉट रोटेट कर दिया है। अब इस पोजीशन से अगर आप इसको रिलीज करेंगे, इस वाली पोजीशन से अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी इसी पोजीशन में घूम के आएगा और ये ऐसे घूम के वापस अपनी पोजीशन में आएगा, फिर थोड़ा सा नीचे निकल जाएगा, ऐसे करके ऑसिलेशन चलेगा। चलिए, आपको मालूम है किसी चीज़ को अगर आप ट्विस्ट कर देते हैं थीटा से और यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट अगर के है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है वो हो जाती है हाफ के थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा नॉट से आपने ट्विस्ट किया है तो हाफ के थीटा नॉट स्क्वायर, इतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और ये जब वापस रिस्टोर होकर अपनी पोजीशन पे आएगा तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होगी, क्योंकि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ, जो भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा उस वक्त की एंगुलर स्पीड हो जाएगी जब ये मीन पोजीशन पे आएगा। चलिए, उस वक्त का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कैसे लिखेंगे। जरा एक, अगर आप बॉब को देखिए तो एक बॉब की डिस्टेंस सेंटर से L/2 है, तो एक बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो L/2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है तो उसका स्क्वायर L²/4। ये एक बॉब का है। तो ऐसे दो बॉब हैं यहाँ पर, तो ये इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। चलिए, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा के थीटा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ml²/2 ओमेगा स्क्वायर। इससे हम स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2k थीटा नॉट स्क्वायर ओवर ml²। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको रूट वगैरह में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब हम टॉप व्यू से निकल के वापस फ्रंट व्यू पर आ जाते हैं। जो व्यू हमें दिख रहा है उस व्यू पर आ जाते हैं हम लोग। अब ये मीन पोजीशन पे पहुंच चुका है। इस समय रॉड में टेंशन पता करना है। चलिए, मैं हाफ ऑफ द रॉड का सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा बॉब। चलिए, जब यहाँ पर हम इसको सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इस समय बॉब पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा m ओमेगा स्क्वायर, जो कि इस वक्त की इसकी एंगुलर स्पीड है, इनटू रेडियस। और रेडियस हमें यहाँ पर लिखी जाएगी L/2। और साथ में एक और फोर्स लग रहा होगा वेट mg। ध्यान रहे, ये फ्रंट व्यू है, वही व्यू है जिस व्यू से आपको ये डायग्राम दिख रहा है सामने, ठीक है ना। तो इन दोनों का नेट कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसे आएगा इन दोनों का नेट। तो ये रॉड जो है एक रिजिड रॉड है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही टेंशन डेवलप होगा। तो रॉड में कुछ ऐसा टेंशन डेवलप होगा T। तो हमारा ये जो टेंशन डेवलप होगा रॉड में T, ये एक्चुअली इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब ये दोनों फोर्सेस जो है वो 90 डिग्री पर है, तो इसलिए हम इन्हें ऐसे लिखेंगे mg² प्लस m ओमेगा स्क्वायर L/2, इसका भी होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप mg² लिख दो, m² g²। और यहाँ पर आप क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सीधे डायरेक्टली ये यूज़ कर लो। तो 2k थीटा नॉट स्क्वायर ओवर ml², और इधर पे L/2 ब्रैकेट ये मैंने बंद किया और बाहर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 गया और एक L चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m² g² प्लस
ये एम भी स्टूडेंट्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो के थीटा नॉट स्क्वायर ओवर एक एल और बाहर बच रहा है स्क्वायर, ये ठीक है ना। तो ये हमारा टेंशन आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए यहाँ पर रॉड हमारी है, रॉड हमारी इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगी। हमारी रॉड जो है वो मासलेस है, इसका मास 0 है। नीचे बॉब का मास है जो अटैच्ड है, इससे स्मॉल है। इस पूरी रॉड की लेंथ L है और जो स्प्रिंग इससे अटैच है वो ये इससे h डिस्टेंस पे अटैच है और के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। आइए इसका हम लोग टाइम पीरियड पता करते हैं। इसका टाइम पीरियड हमें पता करने के लिए हम इसमें एनर्जी मेथड अप्लाई करेंगे। एनर्जी मेथड के लिए हम यहाँ पर एक और डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम की ओर। देखिए ये जो हमारा है डायग्राम लेफ्ट वाला, ये मीन पोजीशन को शो कर रहा है, दिस इज मीन पोजीशन। और ये जो राइट वाला डायग्राम है ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये कुछ एज्यूम करिए ऐसे कुछ ऑसिलेशन होता है। तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है 1 और ये भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है 2। ये हमारी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है ये, और ये हमारी कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये डिस्टेंस थीटा। यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ऐसा हमें लेना ही पड़ेगा तभी ये SHM हो पाएगा। तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल। अब आपको पता है ये लेंथ h है, तो ये एक तरीके का आर्क लेंथ होगा जो स्प्रिंग जितनी स्ट्रेच हुई है, और इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे h थीटा, क्योंकि हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, वो रिजल्ट है एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो अगर आप इस छोटे से ट्रायंगल में देखें, ये जो ऊपर बन रहा है, तो एंगल हो गया है थीटा, आर्क लेंथ जो सामने वाली लेंथ है h थीटा जिसे हम बोल रहे हैं वही है आर्क, और रेडियस है इसमें h, इसीलिए हम आर्क लेंथ को h थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें h थीटा पता चल चुका है। तो मीन पोजीशन और हमने यहाँ पर कोई जनरल पोजीशन ले ली है। आइए इस जनरल पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब आप लिखेंगे तो इसमें दो तरह की एनर्जीज आपको लिखनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चलिए सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, जो कि होती हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द अलोंगेशन। तो जरा आप लेफ्ट वाले और राइट वाले डायग्राम को कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा कि राइट वाले डायग्राम में लगेगा कि एच थीटा से स्प्रिंग अलोंगेट हुई है, इसलिए यहाँ पर आप एच थीटा लिख दें। तो हाफ के एक्स स्क्वायर ये स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी लिख गई आपकी, ठीक है। प्लस अब एक पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर रोल में है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखिए ये बॉब जब यहाँ पहुँचा है तो ऑब्वियसली इसने इतनी हाइट गेन की है। मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, देखिए ये हाइट इसने गेन की है, ठीक है ना, ये हाइट गेन की, ये हाइट हमें और लिखनी है। तो इसके लिए हम देखिए पॉइंट O से बॉब तक की पूरी डिस्टेंस देखेंगे वो कितनी है, तो वो है L, यहाँ तक की L है, और चूंकि फिर ये भी L है, ये जो साइड में ये भी L है, तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे ये लेंथ, अगर आप देखेंगे ये लेंथ आप देखेंगे तो ये हो जाएगी L cos थीटा, और ये लेंथ अगर आप देखेंगे तो वो तो L है ही, यानी ये डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना, ये डिफरेंस आपका आ जाएगा, मैं इधर पे लिख रहा हूँ, ये डिफरेंस आएगा आपका L माइनस L cos थीटा। तो इतना हाइट गेन किया है बॉब ने, तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी mg इंटू हाइट गेन। तो हाइट गेन को आप लिखेंगे L माइनस L cos थीटा। बड़ी आसानी से हो रहा है बच्चों ये क्वेश्चन। अब बस एक और एनर्जी लिखनी बाकी रह गई, ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस वक्त ये लौट रहा होगा ऐसे ओमेगा के एंगुलर स्पीड से या आगे जा रहा होगा। डायरेक्शन से कुछ खास मतलब नहीं, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर ही होना है। तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई हमें रॉड का लिखना है और उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो वो पॉइंट है हमारा O, तो इसे हम IO लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ के एच स्क्वायर थीटा स्क्वायर
प्लस mgl 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ I0 या I0 जिसको हम बोल रहे हैं वो हो जाएगा हमारा ml स्क्वायर, क्योंकि रॉड का तो कोई मास है नहीं, तो रॉड का मास है नहीं तो सिर्फ बॉब का मास है, इसलिए ml स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसको तुरंत हम लोग जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। d/dt यहाँ पे हाफ के एच स्क्वायर, थीटा स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगा ये 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, और एक साइन पहले से निगेटिव है तो इसलिए प्लस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस हाफ एम एल स्क्वायर 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। बहुत ही आसान होता जा रहा है ये। डी ई बाई डी टी इज 0, कई बार मैं बता चुका हूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा के एच स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस एम जी एल साइन थीटा प्लस इधर भी हाफ ऑफ कट कर दें तो आएगा एम एल स्क्वायर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर कि साइन थीटा जो है इसे हम थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है, हाँ यहाँ पर एक टर्म और आएगा डी थीटा बाई डी टी, ये टर्म छूट गया यहाँ पर, तो डी थीटा बाई डी टी और आएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखते हैं। तो अब जो है करना क्या है, बहुत ही आसान है, ये 0 हो चुका है आपका। अब हमें क्या करना है, इसमें डी थीटा बाई डी टी और ओमेगा वाले टर्म्स कैंसिल आउट कर देने हैं, ये और ये एक ही टर्म है। अब ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी के एच स्क्वायर थीटा प्लस एम जी एल साइन थीटा प्लस एम एल स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी टी। ये बिल्कुल आसान सी फॉर्म आपके आने जा रही है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एम एल स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एच स्क्वायर थीटा माइनस एम जी एल थीटा, क्योंकि थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। देखिए आपकी क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंप्लीफाई हो गई है। अब इसे आप लिख देंगे, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, के एच स्क्वायर प्लस एम जी एल, ठीक है ना स्टूडेंट, और इधर पे थीटा। अब बस इसमें एम एल स्क्वायर ओमेगा को आप नीचे ला सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के एच स्क्वायर प्लस एम जी एल ब्रैकेट क्लोज ओवर एम एल स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपकी एसएचएम की क्वेश्चन हो गई है। दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आइए इसको कंपेयर करते हैं। मैं इधर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ अब, तो एल्फा इक्वल टू हो गया है माइनस के एच स्क्वायर प्लस एम जी एल ओवर एम एल स्क्वायर, और ये थीटा है, इसको तुरंत कंपेयर कर दीजिए, माइनस एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा आ जाएगा यहाँ से आपका रूट के एच स्क्वायर प्लस एम जी एल ओवर एम एल स्क्वायर, और ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम एल स्क्वायर ओवर के एच स्क्वायर प्लस एम जी एल, तो टाइम पीरियड आ गया है। और ठीक इसी तरह फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी इसकी रेसिप्रोकल 1/2 पाई रूट के एच स्क्वायर प्लस एम जी एल ओवर एम एल स्क्वायर, ये आपकी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में अब फिर से चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपकी रॉड जो है वो मासलेस नहीं है, रॉड का भी मास दिया है। तो हम पुरानी वाली क्वेश्चन लिखते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी जनरल पॉइंट पे, इसमें बस रॉड की एनर्जी और ऐड होगी। तो चलिए वही, पहले स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ के
एस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हाफ एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बॉब की काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉब की पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अब ये दो टर्म और ऐड होंगे, एक तो रॉड की भी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रॉड का जो मिड पॉइंट है ये भी घूमकर जब ऊपर जाएगा तो थोड़ी हाइट गेन करेगा, इतनी हाइट गेन करेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी है। तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एम जी एच से, उसका मास है एम जी, और जो हाइट गेन करेगा वो लिखी जाएगी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि उस स्टूडेंट्स उसकी ऊपर से हाइट एल बाई टू है, लेंथ एल बाई टू है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और इसी के साथ ही साथ हम लोग लिखेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई की जगह लिखेंगे एम एल क्यूब बाई थ्री, सॉरी एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आपको मालूम है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, और डेरिवेटिव करके फिर हम इसे ज़ीरो करेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ से डेरिवेटिव करने पर डी बाई डी टी आएगा इसका हाफ के एच स्क्वायर टू थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस हाफ एम एल स्क्वायर टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी प्लस एम जी कैपिटल एल साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस हाफ कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई थ्री टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, इतना आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे लिख दीजिए ज़ीरो, और यहाँ पे कई टर्म्स कट कर दीजिए, तो ये आएगा ज़ीरो इक्वल टू के एच स्क्वायर थीटा प्लस एम एल स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी टी प्लस एम जी कैपिटल एल साइन थीटा प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री डी ओमेगा बाई डी टी प्लस एम जी एल बाई टू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें ओमेगा की वैल्यू जो मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू हमको यहाँ से कैसे मिलेगी, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, के एच स्क्वायर थीटा प्लस एम एल स्क्वायर डी ओमेगा बाई डी टी प्लस एम जी एल थीटा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री डी ओमेगा बाई डी टी प्लस एम जी एल बाई टू थीटा। ठीक है, यहाँ से डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे डी ओमेगा बाई डी टी आएगा माइनस के एच स्क्वायर प्लस एम जी एल प्लस एम जी एल बाई टू, ये आएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में डी ओमेगा बाई डी टी के कोफिशिएंट्स यानी कि एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री, ये डिनोमिनेटर में आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, और यहाँ पर साइड में थीटा, तो एल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आ चुका है। तो अगर आप यहाँ से टाइम पीरियड लिखना चाहेंगे तो टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी लिखना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी आपकी रूट के अंदर के एच स्क्वायर प्लस स्मॉल एम जी एल प्लस कैपिटल एम जी एल बाई टू ओवर एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो ये इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, खास बात है कि पिछले पार्ट और इस पार्ट में ये डिफरेंस है कि पिछले पार्ट में रॉड का मास नहीं था, इस पार्ट में रॉड का मास है। तो अगर हम यहाँ पर कैपिटल एम को ज़ीरो करेंगे तो ये हमारे पिछले वाले आंसर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें एक बार है जिसका की लेंथ एल है। मैं यहाँ पे एल लिख रहा हूँ।
इसका मास है m, और ये एक r रेडियस के सिलेंडर पे रोल करते हुए ऑसिलेट करेगा। इसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग चले नेक्स्ट डायग्राम की ओर, वहाँ हम इसका डिटेल्स में कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। आइए चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर। इसमें देखिए, इसमें ये है इसका इनिशियल पॉइंट जहाँ पर ये कांटेक्ट में है, और ये फाइनल पॉइंट है जहाँ पर ये कांटेक्ट में है। एज्यूम करिए ये डिस्टेंस है x, ये पूरी x है, और एज्यूम करिए ये एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये एंगल भी और ये एंगल भी थीटा होंगे। ये सर्कल का प्रॉपर्टी है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, ये नया सेंटर ऑफ मास है, मतलब सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन है। यहाँ पर जो वेट लगेगा वो ऐसे लगेगा, अभी इस तरह से वेट लगेगा mg। अब मैं इसे रिजॉल्व करूँगा जरा, परपेंडिकुलर टू द रॉड और अलोंग द रॉड। तो ऑब्वियसली अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे mg cos थीटा, और इसे हम लोग लिखेंगे mg sin थीटा। अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं Q, और इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं P। चलिए हम लोग अबाउट पॉइंट Q के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग Q पॉइंट के अबाउट बात करते हैं। तो Q पॉइंट के अबाउट हम लोग बात करेंगे तो अब देखिए, हम लोग लिखेंगे टॉर्क अबाउट Q इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Q इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। Q के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे तो ये टॉर्क है mg cos थीटा इंटू एक्स का ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है स्टूडेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो IQ लिखेंगे और अल्फा लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये हो गया mg cos थीटा इंटू एक्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, IQ इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज IP। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, इसलिए इसे आप लिख सकते हैं IP। और अल्फा, IP को नेक्स्ट टर्म में हम लिख सकते हैं ml² अल्फा, और इधर पे mg cos थीटा x। mm गेट कैंसल्ड, सो g cos थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल। और यहाँ से अगर आप देखें तो एक रिजल्ट होता है हमारे पास एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो इस रिजल्ट से हम लोग आर्क को लिख सकते हैं x और रेडियस को लिख सकते हैं r। तो यहाँ पर हम x की जगह लिख देंगे r थीटा, और इधर पर हो जाएगा L²/12 अल्फा। इसमें स्टूडेंट्स एक नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है क्योंकि ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स 12g ओवर L² और साथ में इसके साथ r भी, ठीक है, इंटू थीटा। ये आएगा। इसे आप इससे कंपेयर कर सकते हैं SHM की इक्वेशन से। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाती है आपके पास √12rg ओवर L²। ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं, तो ये मिल जाएगा 12rg ओवर L², यानी कि टाइम पीरियड आपको यहाँ से मिल जाएगा 2π √L² ओवर 12rg। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि अब सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में ये एक डिस्क है,
जिसका कि मास स्मॉल m है और रेडियस r है, ये एक टॉर्शनल थ्रेड से हैंग कर रही है और यहाँ पर k इसका टॉर्शनल कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे फाई नॉट से और फिर उसके बाद हम इसको एंगुलर वेलोसिटी दे देंगे और फिर हम ये देखेंगे कि कितना एंगल टोटल ये घूमती है और फिर ये रुक जाती है। इसको करने के लिए हम यहाँ पर इसका अगला डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इस डिस्क को ऊपर से देखेंगे, यानी कि हम इस डिस्क का टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं 3। ये देखिए वो 3 डायग्राम आपके सामने हैं। इसमें से ये है आपका डायग्राम 1। इसमें हम डिस्क में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बस ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है। इस समय डिस्क आपकी रेस्ट पे है, उस पर ना कोई फोर्स लगाया गया है, ना उसे कोई वेलोसिटी दी गई, कुछ नहीं किया गया है। जस्ट डिस्क आपकी लॉन्ग टाइम से ऐसे हैंग कर रही है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। चलिए अब हमारी देखिए सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में क्या किया गया है कि जो सिचुएशन नंबर 1 थी, इससे हमने इसको फाई नॉट घुमा दिया है, ठीक है। हमने इसको ट्विस्ट कर दिया है। मतलब स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब है जो हमारी ये ओ ए लाइन है ना, ये अब यहाँ आ गई है, ठीक है। और ये जो है जो नीचे डॉटेड है, ये पुरानी वाली ओ ए है। तो अब हमने इसको फाई नॉट घुमा दिया है और घुमाने के बाद इसी वक्त इससे एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा नॉट की दे दी है। तो अब चूंकि इतना तो आपने घुमा दिया और उसके बाद इसे एंगुलर वेलोसिटी भी दे दी, तो थोड़ा और घूमेगी इसके बाद। और एज्यूम करिए ये कुछ ऐसे इतना घूम करके यहाँ आके रुकेगी और रुकने के बाद ये पीछे जाएगी, यानी कि इस वक्त हो गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0। और इसकी इनिशियल वाली पोजीशन से अब जो इसका एंगुलर पोजीशन है इस लाइन की, ये भी वही स्टूडेंट लाइन ओ ए है। अब इसकी जो पोजीशन हो गई है वो हो गई है फाई मैक्स। तो ये हमारा डायग्राम नंबर 3 है। अब देखिए डायग्राम 1 से डायग्राम 2 तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि इस दौरान आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम 2 में जब आपने इसको वेलोसिटी दे दी है ओमेगा नॉट, उसके बाद से और डायग्राम 3 तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, क्योंकि इस दौरान आप जो कि एक्सटर्नल एजेंट है, आपका कोई रोल नहीं है। तो एक्सटर्नल एजेंट जब भी नहीं प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 3 के बीच में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट 2 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट 3। मैकेनिकल एनर्जी एट 2 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 2। और सिमिलरली मैकेनिकल एनर्जी एट 3 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 3। अब देखिए 2 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखी जाएगी हाफ के थीटा नॉट फाई नॉट स्क्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू u3। 3 पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी हाफ के फाई मैक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 लिखी जाएगी। पूरी इक्वेशन में हाफ हाफ कट कर दीजिए, तो ये आएगा के फाई नॉट स्क्वायर्ड प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर्ड इज इक्वल टू के फाई मैक्स स्क्वायर्ड। हमें स्टूडेंट फाई मैक्स पता करना है, तो फाई मैक्स स्क्वायर्ड इज एम आर स्क्वायर्ड ओमेगा नॉट स्क्वायर्ड ओवर 2k प्लस फाई नॉट स्क्वायर्ड। अब हम फाई मैक्स की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर पूरी इक्वेशन का रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर्ड ओमेगा नॉट स्क्वायर्ड ओवर 2k प्लस फाई नॉट स्क्वायर्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये एक ब्लॉक है जिसका कि मास है स्मॉल m और ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका कि मास है कैपिटल M। यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट है K।
इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ देंगे और तब हम इसका टाइम पीरियड भी पता करेंगे और इसमें इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स भी पता करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने की बात ये कि यहाँ पे दो तरह के कॉन्टैक्ट सरफेस हैं, एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये है और एक ये है। आपको मैं बता दूँ कि दोनों ही कॉन्टैक्ट सरफेसेस पूरी तरह से स्मूथ हैं। अब इसकी खास बात ये है स्टूडेंट्स कि इसमें जो बड़ा बिग एम है, जो कैपिटल एम, उसमें जो स्मॉल एम रखा है, उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। और अगर फ्रिक्शन इनके बीच में नहीं है तो जो स्मॉल एम जो कैपिटल एम के ऊपर रखा है, इस चीज़ का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पर। यानी कि सिस्टम को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम को आसान बना सकते हैं। ज़रा देखिए कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये डायग्राम, इसमें मैंने इसको उससे सेपरेट कर दिया। ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन वगैरह की कोई यूज़ नहीं है। हमें इनका हॉरिजॉन्टल मोशन ही देखना है बस यहाँ पर। तो ये है हमारा मास स्मॉल एम, ये है हमारा मास कैपिटल एम और ये है स्प्रिंग कांस्टेंट के। ओके, तो अब हम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना देते हैं, क्योंकि ये एल शेप का हम क्यों बनाए यहाँ पे प्लेटफॉर्म, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब हम एक काम और स्टूडेंट्स करेंगे। ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, बीच वाला जो डायग्राम है इस समय स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, तो हम लिख देते हैं। तो इस समय स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है। इस समय हम एक काम और करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास भी हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और लेट अस अज्यूम कि अगर, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कैपिटल एम से बड़ा है तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ इधर की साइड होगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास इसका यहीं रहेगा अगर इसको बराबर फोर्स से स्ट्रेच करके रिलीज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास हमने यहीं रखा है और दोनों को हमने बहुत ही नेट फोर्स ज़ीरो रहे इस तरह से हमने दोनों को स्ट्रेच कर दिया है। तो लेट से इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस इसी पोजीशन पे आएंगे ऐसे, लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे कि इनका CM यहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनका तभी मूव करेगा जब इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, और वो नेट एक्सटर्नल फोर्स हम इन पे नहीं लगा रहे हैं कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ है। यहाँ पे इसकी लेंथ x0 से बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली हम लोग x0 को लिख सकते हैं x1 प्लस x2। तो x0 इज द टोटल एलोंगेशन। ओके, तो हम लोग इसे नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम एक चीज़ और देखते हैं। शिफ्ट इन CM का हमें फॉर्मूला मालूम है। शिफ्ट इन CM ऐसे लिखा जाता है, एक बॉडी का मास इनटू उसके CM में शिफ्ट प्लस दूसरी बॉडी का मास इनटू उसके CM में शिफ्ट। तो ये इस पूरे का CM में शिफ्ट होगा ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब शिफ्ट इन CM जीरो करना है हमें, क्योंकि मैंने कहा है यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से यहाँ पर CM शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा mx2 माइनस mx1, तो यहाँ से आएगा mx1 इज इक्वल टू mx2। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम इससे x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वैल्यू x1 निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है x1 प्लस x2, यहाँ पे x2 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू x0। अब x2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से डालिए, तो ये आएगा कैपिटल mx1 ओवर स्मॉल m। तो यहाँ से आएगा स्मॉल m x1 प्लस कैपिटल M x1 इक्वल टू m x0। तो यहाँ से अगर आप x1 देखेंगे तो ये आएगा स्मॉल m x0 ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज x1। सिमिलरली बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारा x2 भी आ जाएगा। तो हमारा x2 होगा, वो भी मैं लिख रहा हूँ, कैपिटल M x0 ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इसी तरह से हमारा x2 भी आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका टाइम पीरियड लिखने की बारी है। तो टाइम पीरियड के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी आपको इस तरह का टू बॉडी सिस्टम ऑसिलेट करता हुआ दिखे, ये आपकी स्प्रिंग है, इस तरह का कोई भी सिस्टम आपको अगर ऑसिलेट करता हुआ दिखता है जिसमें दो बॉडीज़ एक साथ ऑसिलेट करती हैं, इसे हम लोग एक्चुअली टू बॉडी ऑसिलेशन कहते हैं।
इसको हम वन बॉडी ऑसिलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। अब रिड्यूस मास क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जो कि रिड्यूस मास पे है। तो यहाँ पर इसका रिड्यूस मास लिखा जाता है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। अब इसका टाइम पीरियड हम लोग बड़े आराम से लिख देंगे, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन के, वेयर m इज़ द रिड्यूस मास। तो उसकी जगह हम लिख देंगे m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में ये एक स्प्रिंग है जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 10⁻³ न्यूटन्स पर मीटर। और यहाँ पर आपको दो ब्लॉक्स दिए हैं, दोनों का मास भी 0.5 kg और 0.5 kg है। दोनों ब्लॉक्स सेम मास के हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये हाइट जिससे कि ये ब्लॉक गिराया जा रहा है, ये हाइट आपको दी है 49.5 सेंटीमीटर्स। ओके, सो और जी का वैल्यू आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको जी का वैल्यू लेना है। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक बहुत ही खास एजम्पशन का यूज़ करते हैं, खास तौर पे वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, क्योंकि वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको आसानी से करने के लिए हम लोग एक थोड़ा अजम्पशन यूज़ करते हैं। वो मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से वो क्लियर करता हूँ कि वो अजम्पशन क्या है। चलिए, ये देखिए एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अभी इस पर कोई भी ब्लॉक वगैरह नहीं रखा है। तो इस वक्त जो स्प्रिंग है इसको इसकी नेचुरल लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये नेचुरल लेंथ है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक ब्लॉक रख देते हैं और ये ब्लॉक काफ़ी देर से रखा हुआ है। तो इस वक्त जो सेम स्प्रिंग की लेंथ है वो ध्यान रहे वो नेचुरल लेंथ तो नहीं है। इस लेंथ को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम लेंथ। और सपोज दैट ये उसकी नेचुरल लेंथ से x0 कम है। तो अगर इस ब्लॉक का मास m है तो आप बड़े आराम से निकाल ले सकते हैं ये लेंथ x0, क्योंकि mg इस वक्त जो ब्लॉक का वेट है वो स्प्रिंग फोर्स के x0 से कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो यहाँ से आपको x0 मिल जाएगा mg/k। तो आसानी से ये हम पता कर सकते हैं। अब अगर जैसे इसी क्वेश्चन में हम इसे कोई वेलोसिटी u देते हैं u, तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद जाकर ये ब्लॉक रुकेगा। तो नई सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, ये ब्लॉक जाके रुक गया है, ये नई सिचुएशन, इस वक्त वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और एज्यूम दैट मुझे ये x पता करना है। तो इसको पता करने के लिए मैं एक छोटी सी इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। और W एक्सटर्नल में दो फोर्सेस का वर्क लिखना पड़ेगा मुझे, एक वर्क डन बाई ग्रेविटी, एक वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 लिखी जाएगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ मास और u स्क्वायर। अब वर्क डन बाई mg भी आप बड़े आराम से लिख देंगे, क्योंकि हम 1 से लेकर 2 के बीच में लगा रहे हैं ये थ्योरम। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हम आराम से लिख देंगे mgx। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या सोचना पड़ेगा, एक्चुअली हम लोग स्प्रिंग का वर्क हाफ के एक्स स्क्वायर से लिखते हैं। तो यहाँ हम हाफ के एक्स स्क्वायर से तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर में जो x होता है वो हमेशा नेचुरल लेंथ से मेज़र होता है। लेकिन यहाँ हमारा जो x है वो यहाँ से मेज़र हो रहा है और ये तो नेचुरल लेंथ तो नहीं है ये। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। इसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। वो कॉन्सेप्ट का यूज़ ये करते हैं कि हम लोग इसमें ये जो नेचुरल लेंथ है इसी को, सॉरी, ये जो हमारी इक्विलिब्रियम लेंथ है इसी को हम लोग नेचुरल लेंथ मान लेते हैं। ठीक है ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारी इक्विलिब्रियम लेंथ है ना स्प्रिंग की, इसी को हम लोग नेचुरल लेंथ मान लेते हैं। और जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमको जो ग्रेविटी होती है उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, यानी कि ग्रेविटी को इग्नोर कीजिए और इक्विलिब्रियम लेंथ को नेचुरल लेंथ मान लीजिए। अब हमारी इक्वेशन कैसे लिखेगी, अगर अब मैं इसको लिखने का ट्राई करूंगा तो अब हमें वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखना है, क्योंकि ग्रेविटी तो हमें इग्नोर करना है, और 0 माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब हमारा वर्क डन बाई स्प्रिंग भी बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो नेचुरल लेंथ है। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर लिख जाएगा सिंपली, और ये माइनस हाफ mu स्क्वायर लिख जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखें, हमेशा वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है
जो इक्विलिब्रियम लेंथ होती है स्प्रिंग की उसको आप नेचुरल लेंथ मान लो और ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, ठीक है ना। और अगर आप ग्रेविटी को इग्नोर नहीं करते हो तो आपको फिर वो नेचुरल लेंथ को आपको लेके चलना पड़ेगा, यानी कि तब आप वो इक्विलिब्रियम लेंथ को नेचुरल लेंथ नहीं मान पाएंगे। तो हमारा फ़ायदा इसी में है कि हम वो इक्विलिब्रियम लेंथ को नेचुरल लेंथ बना लें और ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, इससे हम पूरी तरह से फ़ायदे में ही रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये है आपकी नेचुरल लेंथ जो कि आपके डायग्राम 1 में दिखाई गई है, ये नेचुरल लेंथ है। नंबर 2 पर जो आपकी है ये आपकी इक्विलिब्रियम लेंथ है जब सिर्फ इस पे एक ब्लॉक रखा है। ज़रा हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम लेंथ कितनी है। तो आपको पता है ये है 0.5 kg और g की वैल्यू अगर हम 10 रख देंगे mg और स्प्रिंग कांस्टेंट है 10⁻³ और यहाँ से हमारा आ जाएगा ये x0, लेट्स से दिस इज x0, ओके। तो x0 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/1000, ओके। या फिर हम इसे बोलेंगे 5 × 10⁻³ मीटर्स, दिस इज एक्चुअली x0, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पे हम एक सेम मास का, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, हम इस पे एक सेम मास का ब्लॉक इस पे गिरा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये अगर h हाइट है और ये ब्लॉक यहाँ पर गिरकर आएगा तो इस पर स्टिक करने से ठीक पहले उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। ये आपको काइनेमेटिक्स की इक्वेशन अप्लाई करने पे मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वो ब्लॉक आपने ग्रीन वाला जब गिराया तो रेड वाले ब्लॉक से स्टिक करने से ठीक पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh और फिर सडनली वो उस ब्लॉक से स्टिक करेगा तो ये एक इनइलास्टिक कोलिजन होगा जिसमें मास आपका डबल हो जा रहा है। तो यानी कि अब नई वेलोसिटी हो जाएगी उसकी √2gh/2, ओके। ये नई वेलोसिटी हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो ये डायग्राम 3 है, ये डायग्राम 4 है, ये डायग्राम 5 है, ये डायग्राम 6 है और ये डायग्राम 7 है। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो डायग्राम 6 है वो हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि हम इसकी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन देख सकें। ये हमने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और आपका वेट बराबर होंगे। तो यहाँ ये डिस्टेंस ज़रा देखते हैं कितनी होगी, ये नेचुरल लेंथ से मेज़र होगी ये लेंथ। तो ये हम देखते हैं कितनी होगी ये आपका हो जाएगा, इसे हम बोल देते हैं लेट्स से y0, ओके। तो चलिए y0 ज़रा देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर वेट होगा 0.5 के दो मासेस रखे यानी कि 1 kg रखा है, 1 kg इंटू जी, तो ये mg हो गया इज इक्वल टू kx, k है 10⁻³ और x यहाँ पर y0 है। तो y0 यहाँ पर आ जाएगा 1/100 यानी कि 1 सेंटीमीटर y0 आ गया है, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस आपकी y0 1 सेंटीमीटर है। चलिए ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब फिर वही बात है, हम यहाँ पे डायग्राम नंबर 5 से लेकर डायग्राम नंबर 7 तक का मोशन कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मोशन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो इस मोशन को कंसीडर करने के लिए हम वही काम करेंगे कि जो हमारी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसे ही हम नेचुरल लेंथ मान लेते हैं, यानी ये जो लेंथ है हमारी यही हमारी नेचुरल लेंथ है, इसे नोट कर दीजिए और ग्रेविटी को अब यहाँ पर इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। आइए अप्लाई कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर स्प्रिंग देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक आपका ब्लॉक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आपका ब्लॉक आएगा तो इस वक्त स्प्रिंग उस पर पॉजिटिव वर्क करेगी क्योंकि वो स्ट्रेच है, वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ खींचेगी और ब्लॉक का मूवमेंट भी नीचे की तरफ ही हो रहा है। और ये आपकी जो इक्विलिब्रियम लेंथ है, ये आप हमने इसी को ही नेचुरल लेंथ माना है तो हमें वर्क लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा हो जाएगा वर्क प्लस में हाफ kx², तो इसे लिखेंगे हाफ k और x²। x को आप यहाँ पर लिख देंगे, ये कितना होगा लेंथ, ये हमें जानना चाहिए कि कितना होगा। देखिए ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है और ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो यानी ये वाला आपका 0.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ये 0.5 सेंटीमीटर इस हो जाएगा। इसे बाद में आप MKS में कन्वर्ट कर लेंगे
और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग का वर्क निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्प्रिंग उसे ऊपर की तरफ रिपेल करेगी और ब्लॉक का मूवमेंट नीचे होगा, तो ये निगेटिव लिखाएगा -12K। और यही हमें कैलकुलेट करना है, तो लेट से हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर y, ओके, क्योंकि यही हमारा होगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि मीन पोजीशन से जो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होने तक का जो डिस्प्लेसमेंट है यही हमारा एम्पलीट्यूड है, तो हमें y पता करना है। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा हाफ मास। मास को यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 1 kg, क्योंकि दो ब्लॉक्स हैं आपको पता है यहाँ पर, तो मास आप लिखेंगे यहाँ पर 1 kg, तो हाफ mv², और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2gh/4, ओके। यहाँ पर आप जब सारी वैल्यूज़ डालेंगे, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ डाल के लिख देता हूँ, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मैं सीजे सिस्टम में डाल देता हूँ। तो जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ सीजे सिस्टम में डालेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको y का वैल्यू आ जाएगा, मैं या तो इसे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर y का वैल्यू आपका आएगा कुछ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2 प्लस 49.5 ओवर 2, ये y² का वैल्यू आएगा, और y आपका फाइनली आप देखेंगे कि y आपका 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मेन इक्वेशन है वो ये है, इसमें सभी वैल्यूज़ आप अगर सीजे सिस्टम में डालेंगे स्टूडेंट, तो आपका ये आंसर जितना मैंने लिखा है इतना आ जाएगा। तो हाफ 0.5 सेंटीमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। के का वैल्यू आपको पता है कि एम के सिस्टम में के का वैल्यू यहाँ पर 10⁻³ न्यूटन्स पर मीटर है। तो अगर आप इसको सीजेस में डालेंगे तो सीजेस में इसका वैल्यू हो जाएगा, आप सीजेस के लिए क्या करेंगे कि 10,000 न्यूटन्स को आप करेंगे 10⁻5, और ये डैन में हो जाएगा, और मीटर को अगर आप 100 में करेंगे तो सेंटीमीटर्स में हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ पर 2 0 कट हो जाएंगे इसके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10⁻6 डैन पर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका के भी सीजे सिस्टम में लिख जाएगा, और के भी जब आपका सीजे सिस्टम में लिख जाएगा तो यहाँ एक्स तो लिखा ही हुआ है, वाई आपको कैलकुलेट ही करना है, एच आपका सीजे सिस्टम में दिया ही हुआ है, जी की वैल्यू आप यहाँ पे सीजे सिस्टम में 1000 डाल देंगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। Now students, we are going to take question number 17, in which the system shown in figure, whose frequency of vibration has to be calculated, and there is a rod of mass capital M, and there is a bob of mass small m, and there are two springs of same spring constant. So, and the system is oscillating about this point O. So how do we calculate the time period of frequency of this system? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो मेथड अप्लाई करेंगे, दैट मेथड विल बी एनर्जी मेथड। सो हम लोग एनर्जी मेथड का यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, ओके। सो एनर्जी मेथड में आपको पता है कि हम लोग जो सिस्टम की जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं, लेकिन ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग उसकी मीन पोजीशन पे नहीं लिखते और एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं लिखते हैं, किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे लिखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रॉड को ऐसे बना रहा हूँ, ये हमारी रॉड है और ये उसके टॉप पर लगा हुआ बॉब है, ये ऑब्वियसली इसका मेन पोजीशन है, और ये कुछ ऐसे इधर पे कुछ ऐसे आएगा इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हम लोग नहीं डील करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें एक्सट्रीम और मेन पोजीशन पे नहीं लिखते हैं। ऐसे कुछ आएगा इसका, ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा, तो हम लोग कुछ इंटरमीडिएट पोजीशन लिखेंगे रॉड की, ये है हमारी रॉड, इस पोजीशन को हम लोग डील करेंगे, ओके। चलिए, इस वक्त लेट से इसके पास ये रिटर्न हो रहा है अपनी मीन पोजीशन पे, तो इस वक्त इसकी एंगुलर स्पीड हम लोग ले लेते हैं ओमेगा। इस वक्त ये अपनी मीन पोजीशन से एज्यूम कर लीजिए एंगल थीटा पे है, ठीक है। आइए इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं। तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, सबसे पहले तो हमें लिखनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी रॉड की लिखेंगे, तो वो होगी रॉड की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इसके लिए हो जाएगा हमारा ml²/3, क्योंकि रॉड जो है वो एंड के अबाउट ऑसिलेट कर रही है और रॉड का मास कैपिटल M है, इसलिए ये हो जाएगी इसकी रॉड की काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो पार्टिकल है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा है, अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे,
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ, इसका मास है स्मॉल एम, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि रॉड की लेंथ है एल, तो इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली स्टूडेंट हो जाएगी एल ओमेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम एल ओमेगा स्क्वायर्ड। अब हमें लिखनी है स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है ये, जो कि कॉम्प्रेस हो गई होगी, इधर वाली स्प्रिंग जो कि कॉम्प्रेस हो गई होगी काफ़ी। ये अगर आप देखें तो कितनी कॉम्प्रेस हो गई होगी, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जितना इधर आया होगा, तो ऑब्वियसली ये लेंथ हमारी आर्क के बराबर होगी, तो इसे हम एल थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एल थीटा स्क्वायर्ड। इसके साथ ही साथ इधर पे भी एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है अलोंगेट हुई होगी स्टूडेंट्स, ऐसे। और अगर आप ये आर्क लेंथ देखें तो ये एल बाई टू थीटा होगी, तो इसमें भी एनर्जी स्टोर होगी हाफ के एल बाई टू थीटा स्क्वायर, ये इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कुल मिलाकर हमने दो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स लिख लिए हैं, एक रॉड के लिए और एक बॉब के लिए, और दो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म लिख लिए हैं, एक नीचे वाली स्प्रिंग के लिए और एक ऊपर वाली स्प्रिंग के लिए। अभी हमें एक और एनर्जी बची है, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि बॉब जो है वो ग्रेविटी में नीचे कितना आया है, ये हमें देखना है। तो बॉब ग्रेविटी में इतना नीचे आया है, ये डिस्टेंस जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस आपको पता है कि ये डिस्टेंस लिखी जाती है एल टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा। तो चूंकि बॉब का मास एम है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को लिख देंगे हम लोग एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। हम लोगों ने इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर ज़ीरो ली है, यानी ये हमारा रेफरेंस है। तो इस समय हमारा बॉब जो है वो एल वन माइनस कॉस थीटा नीचे आया होगा, इसलिए इसके पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा लिख दिए। और सिमिलरली जो इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास वो आया होगा इतना ही नीचे, इसका हाफ नीचे, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं लिख देंगे, वन माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर एल बाई टू आएगा। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख गई है रॉड की। इसमें ये जो टर्म है ये कहाँ से आ रहा है, ये स्टूडेंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी इस तरह से रॉड इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आती है, तो आप कह रहे होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में ये लॉस कैसे लिखा मैंने, ये वाला लॉस कैसे लिखा। तो देखिए यहाँ पर ये आर्क के फॉर्म में ऐसे नीचे आया होगा बॉब आपका। तो अगर आप ये देखें यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें आप, तो ये लेंथ तो एल है, ये लेंथ थीटा है, और ये पूरी लेंथ भी एल है, ठीक है। और ये लेंथ आपकी हो जाएगी एल कॉस थीटा ट्रायंगल से। तो आप देखें जो बची हुई लेंथ है ये हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एल को कॉमन लेकर वन माइनस कॉस थीटा लिखा है। तो बॉब के लिए जो फॉल है, जो नीचे आया है बॉब जिसका कि मास स्मॉल एम है, वो है एल वन माइनस कॉस थीटा। और जो उसका सेंटर ऑफ मास है, चूंकि उसकी हाइट एल बाई टू थी, तो वो जो नीचे आया है वो है एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा। सो ये टोटल हमारी मैकेनिकल एनर्जी लिख चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, सो इट्स डेरिवेटिव शुड बी ज़ीरो। तो यहाँ पर आएगा हमारा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप ऐसे ही लिख दें एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और ओमेगा स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, ओके। प्लस सिमिलरली हाफ स्मॉल एम एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लिख दीजिए टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, इसका भी डेरिवेटिव हो गया। प्लस ये टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, हाफ के एल स्क्वायर, थीटा का डेरिवेटिव, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे टू थीटा डी थीटा बाई डी टी, इसका भी डेरिवेटिव हो गया। प्लस हाफ के एल स्क्वायर बाई फोर, यहाँ पे भी थीटा स्क्वायर है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा टू थीटा डी थीटा बाई डी टी। फिर माइनस एम जी एल कॉमन होगा, ओके। और यहाँ पर वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। और सिमिलरली आपका इसका भी दूसरे वाले टर्म का भी हो जाएगा, जो कि है माइनस कैपिटल एम जी एल बाई टू, और यहाँ पर भी वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ओके। और इधर पे तो ज़ीरो आ ही चुका है। अब देखिए यहाँ से ओमेगा ओमेगा
डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख देंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सो डी ओमेगा बाई डी टी जहाँ भी है उसे हम लोग अल्फा लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर अल्फा प्लस के एल स्क्वायर थीटा प्लस के एल स्क्वायर बाई 4 टाइम्स थीटा माइनस एम जी एल बाई 2 टाइम्स थीटा माइनस स्मॉल एम जी एल थीटा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कुछ इस तरह का टर्म बनेगा। ये यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा -15 के एल माइनस 6 कैपिटल एम प्लस 2m इंटू जी ओवर 4 टाइम्स कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम इंटू एल, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद होगा और यहाँ पर आ जाएगा थीटा। अब आप इसका कंपैरिजन कर दीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अब आपको मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी √15 के एल माइनस 6 कैपिटल एम प्लस 2m टाइम्स जी ओवर 4 टाइम्स कैपिटल एम प्लस 3m टाइम्स एल। ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ पर 1/2 पाई √15 के एल माइनस 6 टाइम्स कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम टाइम्स जी ओवर 4 टाइम्स कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम into L. So this would be our answer. Okay, so now we will take question number 18. Now this is question number 18. ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगी। आइए इसको करते हैं। इसमें ये हमारी रॉड है, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन जिसको कह सकते हैं। अगर ये रॉड लेफ्ट में स्विंग होती है, जैसे कि मान लीजिए थीटा एंगल से स्विंग हुई, तो इसकी ये इतनी लेंथ हो जाएगी ऑब्वियसली L/2, और पूरी लेंथ तो L है ही। तो देखिए अगर ये रॉड इस तरह से स्विंग हुई तो यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच है, देखिए ये वाली स्ट्रिंग, तो ये पॉइंट अब यहाँ आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इधर स्ट्रिंग रिलीज होगी, कितनी स्ट्रिंग रिलीज होगी और रिलीज होकर वो नीचे जाएगी, तो कितनी स्ट्रिंग इधर पर रिलीज होगी, इधर पे जो ये लेंथ है ये आपकी आएगी L/2 थीटा, यानी कि इतनी स्ट्रिंग इधर पे रिलीज होगी। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे भी स्ट्रिंग अटैच थी, तो ये स्ट्रिंग, ये पॉइंट अब यहाँ पहुँच गया है, यानी यहाँ पर स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी इतनी। तो अब ये चूँकि पूरी लेंथ L है आपकी, तो ये आ जाएगा L थीटा, यानी कि L थीटा स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी नीचे। तो अब देखिए ऊपर से L/2 थीटा स्ट्रिंग रिलीज होगी और नीचे L थीटा स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि जो नीचे L थीटा की जरूरत पड़ रही है उसमें से आधी तो ऊपर से ही मिल जा रही है, रिमेनिंग आधी कहाँ से आएगी, तो रिमेनिंग आधी के लिए ये स्प्रिंग जो है, जो नीचे स्प्रिंग लगी है, स्ट्रेच हो जाएगी, और ये स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच होगी, L थीटा/2। ओके, तो हाफ L थीटा ये स्ट्रेच हो जाएगी स्प्रिंग। अब एक चीज़ और सोचिए कि अगर यही रॉड राइट वर्ड स्विंग होती तब क्या होता, तब सिचुएशन बिल्कुल अलग होती, क्योंकि तब ऊपर से स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती कितनी, L/2 थीटा की ज़रूरत पड़ती, और इधर से स्ट्रिंग रिलीज होती जो कि घूमकर से वापस इधर ही मिलती, तो इधर जो स्ट्रिंग रिलीज होती वो कितनी होती, L थीटा, यानी कि L थीटा की स्ट्रिंग रिलीज होती और ज़रूरत कितनी पड़ती, सिर्फ उसमें से आधी L/2 थीटा। तो बाकी आधी क्या होती, बाकी आधी की वजह से स्ट्रिंग स्लैक हो जाती, लूज हो जाती, यानी कि इस केस में स्प्रिंग का कोई रोल ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि इसमें आधे क्वेश्चन में, यानी कि आधे ऑसिलेशन में, यानी कि जितनी देर रॉड लेफ्टवर्ड रहती है उतनी देर तो स्प्रिंग का भी रोल रहता है, और जितनी देर रॉड राइट में रहती है उतनी देर स्प्रिंग का रोल नहीं रहता है। यही इसकी, दिस इज द एक्चुअली ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम को मैं काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दूंगा, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हमें लेफ़्ट और राइट दोनों का पोजीशन अलग अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग लेफ़्ट वाला केस देखते हैं। ये है रॉड का हमारा मीन पोजीशन और ये है एक इंटरमीडिएट सिचुएशन। और सपोज दैट कि इस समय ये वापस लौट रहा है, तो इस समय इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है और ये थीटा है। तो ध्यान रहे ये है इसकी मीन पोजीशन और यहाँ पे कुछ होगी एक्सट्रीम पोजीशन। आपको पता है कि एनर्जी जब भी हम लोग लिखते हैं तो वो हम लोग ना मीन पोजीशन की लिखते हैं ना एक्सट्रीम पोजीशन की लिखते हैं, हम लोग किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन की लिखते हैं। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो ये इंटरमीडिएट पोजीशन जो है इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे। तो इसकी टोटल एनर्जी लिखी जाएगी ई, इस वक्त काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, क्योंकि ये एंड के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके, प्लस अब देखिए जो ऊपर वाली मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखाता हूँ, ये वाली जो स्प्रिंग है, ये जो नीचे स्प्रिंग लगी है, इसमें मैंने अभी पता किया था कि L/2 थीटा का अलॉन्गेशन हो रहा है, तो इसलिए इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी हाफ के L/2 थीटा स्क्वायर, ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। प्लस अब अगर आप देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास आप रॉड का देखें तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो सेंटर ऑफ मास ने कुछ हाइट भी गेन की है। कितनी हाइट सेंटर ऑफ मास ने गेन की है? तो ये हाइट सेंटर ऑफ मास ने गेन की है। तो आपको पता है ये पूरी लेंथ लिखी जाती है L/2, है ना। और ये लेंथ अगर आप देखोगे, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लेंथ लिखी जाती है आपकी L/2 कॉस थीटा, यानी कि जो हाइट गेन की है CM ने वो हो जाएगी L/2 माइनस L/2 कॉस थीटा। तो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी हम लोग लिख देंगे, सॉरी कैपिटल एम है ये, mg L/2 कॉस थीटा। ओके, L/2 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द गेन इन पोटेंशियल जी, क्योंकि ये लेंथ आएगी आपकी कितनी, L/2 माइनस L/2 कॉस थीटा, इसलिए ऐसा लिखा है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है इसलिए d/dt आ जाएगा 0, तो आएगा 0 हाफ ml स्क्वायर बाई 3, और यहाँ से आएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, प्लस हाफ के, यहाँ से आएगा L स्क्वायर बाई 4। ओके, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 थीटा डी थीटा बाई डी टी, और सिमिलरली प्लस कैपिटल mg/L/2, 1 का डेरिवेटिव आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में 0, और कॉस थीटा का आएगा साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 डी ओमेगा बाई डी टी इंटू ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं के L स्क्वायर बाई 4 थीटा डी थीटा बाई डी टी। ओके, और यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं mg/L/2। अब ये SHM में डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफ़ी स्मॉल ली जाते हैं, तो साइन थीटा को हम लोग सिंपली थीटा लिख देंगे डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, इसमें डी ओमेगा बाई डी टी आएगा आपका -3/ml इंटू KL प्लस 2mg/4 इंटू थीटा, इतना आ जाएगा। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो इससे अगर आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर 4ml ओवर 3KL प्लस 2mg। ओके, 9। अभी स्टूडेंट थोड़ा सा धीरज रखें, अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमें राइट वाला पार्ट डील करना है। तो राइट वाले पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि राइट वाले पार्ट में स्प्रिंग का कोई भी रोल नहीं रहेगा।
ये तो जस्ट ऐसा लगेगा जैसे रॉड ही स्विंग करके ऑसिलेट कर रही है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है हमारा, इसे लिख देता हूँ ई एक्स एक्सट्रीम। ये मीन पोजीशन है हमारा। तो कोई भी इंटरमीडिएट सिचुएशन ले लीजिए, जैसे कि ये हमने ले ली है, इसे हम लोग बोल देते हैं थीटा। आइए इस वक्त ये एज्यूम कीजिए कि ये मीन पोजीशन की ओर लौट रही है और इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। आइए इसकी टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी इस वक्त ये यहाँ से इसने हाइट गेन कर रखी है। देखिए अब ये अगर आपकी मीन पोजीशन को ही अगर हम रेफरेंस पोजीशन माने तो अभी सेंटर ऑफ मास ने थोड़ी हाइट गेन कर रखी है, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट केस में गेन कर रखी थी। तो इसे हम लिख देंगे एम जी एल बाई टू, क्योंकि आप देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में चेंज तो दोनों साइड में वैसे ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसे आप लिख देंगे एम जी एल बाई टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे भी आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये आएगा आपका ज़ीरो। मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ये आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 डी ओमेगा बाई डी टी, और मैंने कुछ टर्म्स कट भी कर दिए हैं, प्लस एम जी एल बाई टू थीटा, इतना आएगा। इसमें m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप यहाँ से डी ओमेगा बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका डी ओमेगा बाई डी टी आएगा माइनस 3g ओवर 2l थीटा, इतना आपका डी ओमेगा बाई डी टी आएगा इससे। तो अगर आप इससे टाइम पीरियड आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो इससे टाइम पीरियड आपका आएगा t इक्वल टू 2 पाई 2l ओवर 3g। स्टूडेंट्स अब सारा काम हो चुका है, अब लिखना है हमको टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट इसका एस एच एम देखिए, इसका एस एच एम लेफ्ट हाफ में कुछ और ही तरह होगा और राइट हाफ में कुछ और होगा। ये मैंने ऐसे ही बनाया अप्रॉक्सीमेटली, हो सकता है राइट हाफ में ये ज़्यादा दूर तक जाए और लेफ्ट में कम दूर तक जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जनरली ऐसा ही होगा क्योंकि उधर पे स्प्रिंग नहीं है तो राइट में ज़्यादा दूर जाएगा, लेफ्ट में कम दूर जाएगा। लेकिन मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया ये। तो देखिए एक्चुअली ये पूरा एक ऑसिलेशन होता है, ये पूरा एक ऑसिलेशन होता है। इसमें आधा पार्ट आप कट कर दो तो इतने में टाइम पीरियड आधा लगेगा, यानी कि ये टाइम पीरियड अगर आप लिखोगे तो ये टाइम पीरियड होगा इस वाले का हाफ, यानी इसे लिखा जाएगा पाई रूट 4ml ओवर 3kl प्लस 2mg। ओके, और ये जो नेक्स्ट हाफ है इसका अगर आप टाइम पीरियड लिखोगे तो वो इसका हाफ होगा, यानी कि वो होगा पाई रूट 2l ओवर 3g। यानी कि अगर हम पूरे और एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लिखें तो आ जाएगा पाई रूट 4ml ओवर 3kl प्लस 2mg। ये हो गया लेफ्ट वाले पार्ट का हमारा, प्लस पाई रूट 2l ओवर 3g। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसमें क्योंकि लेफ़्ट और राइट में अलग अलग तरह से एस एच एम था, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लिया। सो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दो एस एच एम है जो कि सेम डायरेक्शन में है, उनका पीरियड भी सेम है और उनके एम्पलीट्यूड्स 3 और 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दीज एस एच एम इफ द फेज डिफरेंस इज, फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 0 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री है। ये तीन क्वेश्चन है अलग अलग। ओके, तो दो ऐसे एस एच एम जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में हो तो उनका हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे लिखते हैं। ये स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, इसके लिए एक रिजल्ट है जो कि बिल्कुल वेक्टर जैसा मिलता है, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे लिखते हैं। ध्यान रहे इसके लिए कंडीशन ये कि दोनों जो एस एच एम है दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए और दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो पहले वाले एस एच एम के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले एस एच एम के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 इंटू A2,
इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। तो डायरेक्ट रिजल्ट से ही आ जाएगा। A1 इज 3 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। A2 इज 4 तो उसका स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 4, और कॉस 0 इज़ 1, क्योंकि पहला पार्ट हम ए कर रहे हैं तो ए में एंगल 0 डिग्री है, दोनों का फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर आएगा ये 25, और यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो ये 24 आएगा। तो यहाँ इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 49। बहुत ही अच्छा फिगर आ गया, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए पार्ट था। बी पार्ट में अगेन हम सेम रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ए आर इज इक्वल टू रूट अगेन A1 स्क्वायर्ड प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस 5। 9। अभी यहाँ पर हमें A1 स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3 है तो 9, इसका A2 है 4 तो इसका स्क्वायर लिखेंगे 16, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और कॉस 60 होता है स्टूडेंट्स हाफ 1/2। तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 25 प्लस 12, यहाँ पर ये आएगा हमारा 37। ओके, अगर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, रूट लेंगे तो ये आएगा 6.08, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 6.1 सेंटीमीटर। ये हमारा बी पार्ट है। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट देखिए। सी में अगेन हम वही रिजल्ट यूज़ करेंगे क्योंकि सिचुएशन एक ही जैसी है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस 5। अब यहाँ पर हम रूट A1 स्क्वायर की जगह 9, A2 स्क्वायर की जगह 16, प्लस 2 3 इंटू 4, और कॉस 90 होता है स्टूडेंट्स 0। ओके, तो ये वाला पूरा टर्म ही ख़त्म हो जाएगा आपका, ये बनेगा रूट 25। ये भी बहुत अच्छा फिगर आ गया है, आराम से इसका रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 भी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ये हमारा एक सिस्टम है, इसको अगर हम स्मॉल एम मास को थोड़ा सा इम्पल्स देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा और हमें इसका टाइम पीरियड बताना है। इसमें ये ध्यान रहे, ये डिस्टेंस हमें नहीं, रॉड की लेंथ नहीं मालूम है। चलिए हम इसे अपनी तरफ से डी डी मान लेते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि डी इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, लेकिन मिड पॉइंट गिवन है, वो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट गिवन है, इसलिए हमने टोटल रॉड की लेंथ D2D ले ली है। यानी कि हमारे आंसर में डी नहीं होना चाहिए क्योंकि डी नहीं दिया है क्वेश्चन में। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं फाइनली। देखिए ये बॉब ऑसिलेट कैसे करेगा इसको बताना सबसे पहले ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए और बी को ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिएगा ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है। ओके, अब देखिए ये जो आपका बॉब है ये एक्चुअली ये ऐसे घूम सकता है इस लाइन के अबाउट। तो ये पूरा तो नहीं घूमेगा क्योंकि एस एच एम करना है, तो ये एक्चुअली ऐसे ऐसे घूम के एस एच एम करेगा, ऐसे ऐसे, मतलब इस सर्कल का बस थोड़ा सा पार्ट नीचे का ही कवर करेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ एम से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ आएगी, मुझे नहीं पता ये लेंथ कितनी आएगी, तो लेट से ये लेंथ आएगी एक्स। और यहाँ पर अगर आप ग्रेविटी देखें तो ग्रेविटी जी ऐसे एक्ट करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर जी का मैं ये कंपोनेंट लूँ, ये जो एस एच एम का जो मोशन है ये जिस प्लेन में हो रहा है, अगर उस मोशन में उस प्लेन में अगर मैं जी का कंपोनेंट लूँ और ये एंगल मान लो मैं थीटा है, तो ये कंपोनेंट आएगा जी कॉस थीटा। यानी कि स्टूडेंट्स इसका टाइम पीरियड बड़ी ही आसानी से मैं लिख दूंगा T=2 पाई इस पेंडुलम की लेंथ जो कि है x ओवर ये पेंडुलम जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है उस प्लेन में ग्रेविटी जो है दैट इज जी कॉस थीटा, यही इसका टाइम पीरियड है। अब मुझे इसमें एक्चुअली x नहीं चाहिए, x यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x को हम कैसे हटाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे एक हॉरिजॉन्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा होगा स्टूडेंट्स तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब फिर ये सबसे बड़े वाले ट्रायंगल कौन से, ये कर देता हूँ
अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल ACD में देखूं और ये जिसमें एंगल CDA अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि C पर 90 डिग्री है। और ये अगर थीटा हो जाएगा आपका तो आप यहाँ से x को बड़े आराम से लिख सकते हैं। x इज एक्चुअली 2D साइन थीटा। तो x को हम लोग लिख देंगे 2D साइन थीटा ओवर g कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे हम लोग लिख देंगे 2 पाई 2D बाई जी, सॉरी 2D बाई जी, 2D बाई जी टेन थीटा। ओके, मैं इसे दोबारा लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया यहाँ पे। 2D बाई जी टेन थीटा। नौ अब मुझे टेन थीटा की भी वैल्यू यहाँ पे डालनी है, तो मैं टेन थीटा की वैल्यू डाल दूंगा जो कि बड़े आराम से मुझे पता चल जाएगी। टेन थीटा अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल से देखें, इस ट्रायंगल इसमें, इसमें और इसमें, टेन थीटा की वैल्यू देखें तो अब एल बाई डी आएगा, तो यहाँ से मैं एल बाई डी लिख देता हूँ। अब डी डी गेट कैंसल्ड, तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई 2L बाई जी। तो ये है स्टूडेंट्स इस पेंडुलम का टाइम पीरियड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।